खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। तो दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पश्चिम बंगाल में आज 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली सुबह करीब 11:30 बजे कठुआ में संबोधित करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें दूसरी चुनावी रैली दोपहर करीब 1 बजे जंगीपुर में होने वाली है। तो तीसरी रैली की बात करें तो दोपहर 3:15 पर दक्षिण दिनाजपुर में होगी। तो आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो अलग अलग जगहों पर आज रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। पहली रैली सुबह करीब 11:30 बजे कठुआ में होगी और इसी के साथ आपको बता दें दूसरी रैली दोपहर करीब 1 बजे जंगीपुर में होने वाली है। तो तीसरी रैली दोपहर 3:15 पर दक्षिण दिनाजपुर में होगी। दिल्ली से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं पीएम मोदी। 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आज पश्चिम बंगाल में कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे प्रधानमंत्री, क्या कुछ है पूरा अपडेट? देखिए सिंधी, आज पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के 3 क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लेकर चुनावी रैली करेंगे। तीनों चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता से वोट मांगेंगे और जिताने की अपील करेंगे। सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील के साथ ममता बनर्जी पर जोरदार हमला करते प्रधानमंत्री नजर आएंगे। सबसे खास बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रत्याशियों के लिए पश्चिम बंगाल में जब चुनाव प्रचार करने के लिए उतरते हैं तो अपने तूफानी और ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार के दौरान इस बार वो ममता बनर्जी को निशाने पर लेने के बजाय पार्टी को निशाने पर लेते हैं और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उनको निशाने पर लेते हैं और तमाम तरह के भ्रष्टाचार को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण तक की बात करते हैं। और इसके अलावा जो घुसपैठिए हैं वो सबसे बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में, और जहां तक वहां हिंदुओं को खतरे में बताकर और घुसपैठियों के लगातार बढ़ने की संख्या को लेकर भाजपा जिस तरह से हमला मार है, प्रधानमंत्री इन्हीं मुद्दों को खासकर उठाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज तीनों चुनावी था, एक जो 11:30 बजे चुनावी जनसभा होगी वो कठुआ होगी, दूसरी चुनावी जनसभा होगी जंगीपुर में और तीसरी चुनावी जनसभा होगी वो दक्षिण पर दिनाजपुर में होगी। तो इस तरह से 3 ताबड़तोड़ चुनावी रैलियों को आज प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए टीएमसी की पार्टी नेताओं को, टीएमसी की सरकार को, टीएमसी के प्रत्याशियों को निशाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते नजर आएंगे आज प्रधानमंत्री। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं।
तो सुबह करीब 11 बजे ओंडा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 12:30 बजे छतना विधानसभा क्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें दोपहर करीब 2 बजे बाघमुंडी विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं। दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, अलग अलग जगहों पर चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम, पूरी जानकारी क्या है? पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आज बड़े स्टार प्रचारकों को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बड़ी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधानसभा लेवल पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए आज पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए आज 3 चुनावी जनसभाओं को 3 विधानसभा क्षेत्रों में लगाया गया है। जो पहली चुनावी जनसभा 11 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की होगी, वो ओडा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर करेंगे। दूसरी करीब 12:30 बजे के आसपास छतना विधानसभा क्षेत्र करेंगे। तीसरी दोपहर करीब 2 बजे बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में जो चुनावी रणनीति का एक हिस्सा देखने को साफ मिलेगा कि जो कई विधानसभाओं को मिलाकर और कई जिलों की चुनाव जनसभाओं को एक साथ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं छोटी छोटी विधानसभाओं को एक एक विधानसभा जो जिताऊ कैंडिडेट हैं, जिनके भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये इस बार टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बड़ी टक्कर दे सकते हैं, ममता बनर्जी सरकार को हरा सकते हैं और उनके कैंडिडेटों को चुनाव में पटकनी दे सकते हैं, ऐसे तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं बीजेपी के कैंडिडेट को चिन्हित करके अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वाइज भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रैलियों को लगाया जा रहा है। दूसरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े प्रचारकों को वहां उतारा जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एक स्पेशल तरीके से रणनीति तैयार की। पिछले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति था उससे उलट इस बार है। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की भीड़ उतारी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के देश भर के नेताओं को उतार दिया था, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उतार दिया था, तमाम पार्टी के संगठन के लोगों को उतारा था। लेकिन और जिस तरह से शोर शराबा और के साथ पूरा प्रचार हाईलाइट किया गया था, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार को साइलेंट तरीके से करने किया है और कम से कम बड़े नेताओं को उतारने का काम किया है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया है कि उनकी कितनी सीटें जीत सकती हैं और कौन सी सीट पर कौन सा कैंडिडेट मजबूत लड़ाई में है। ऐसा कैंडिडेट जो टीएमसी के प्रत्याशी को मजबूत कड़ी टक्कर दे रहा है और वो चुनाव जीत सकता है, उनको फोकस करके विधानसभा वाइज इस बार चुनावी सभाएं की जा रही हैं, नुक्कड़ सभाएं कराई जा रही हैं, छोटे छोटे रोड शो कराए जा रहे हैं, छोटी छोटी पब्लिक मीटिंग कराई जा रही हैं और सामाजिक भाईचारा वाली जो मीटिंग है, सामाजिक संतुलन करके उनको भी अलग से मीटिंगों की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को सौंपी गई। तो कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जोर शोर तरीके से करने के बजाय साइलेंट तरीके से चुनाव प्रचार को करके जिताऊ कैंडिडेट पर फोकस करके इस बार को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के परचम को लहराया जाए और टीएमसी सरकार यानी ममता सरकार को हटा के भाजपा सरकार को बनाया जाए। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। और आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है। बता दें कि मथुरा हादसे में परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है और इसी के साथ घायलों को 50-50 हजार की मदद का भी ऐलान किया है। तो मथुरा में नाव हादसे का ये मामला है और इसी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मथुरा में नाव हादसे का ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री ने इस हादसे का संज्ञान लिया। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक नाव हादसा और इसी मामले से जुड़ा
ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, इस तरीके से मथुरा में जो नाव हादसा हुआ, बेहद दर्दनाक ये हादसा, और इसके बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, पीएम मोदी ने भी अब परिजनों, जो मृतक के परिजन हैं, साथ ही जो घायल के परिजन हैं, उन सभी के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। पूरा अपडेट क्या है? नाव पलटने की मथुरा में जो नाव हादसा हुआ है, नाव के पलटने के वजह से करीब 16 से 17 श्रद्धालु चपेट में आए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 10 ऐसे लोग थे जिनकी जान चली गई है। रेस्क्यू अभी फिलहाल वहां पर जारी है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने तमाम ऐसे संवेदना जताई है। हर सुरक्षा व्यवस्था के साथ अभियान चलाया जा रहा है। हर जो सुख संतृप्त परिवार हैं उनको हरी सुविधा दिलाने के लिए ऐलान भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री ने भी मथुरा में जो नाव हादसा हुआ उस पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री के साथ आर्थिक मदद की भी घोषणा की गई है कि जो नाव पलटने की दुख घटना हुई उसके जो शिकार लोग हुए हैं उनको करीब 2 लाख की मदद दी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की है। जो वहां पर बचाव राहत अभियान चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी ली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जो लोग हैं उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सिख लोगों को हर राहत पहुंचाने कहा गया। जो घायल हैं उनको स्वास्थ्य व्यवस्था तत्काल उपलब्ध कराए और उनको राहत पहुंचाने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से है जो नाव में सवार लोग वो ज्यादातर लुधियाना से आए हुए श्रद्धालु थे और जो वहां पर स्टीमर के द्वारा नहीं नाव से वहां पर गए थे। फिलहाल इसके नाव पलटने के जो बड़ा हादसा हुआ है उसमें कहा जा सकता है बिल्कुल इस हादसे का शासन प्रशासन लगातार संज्ञान लिए हुए। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में हुए नाव हादसे का संज्ञान लिया है और इसी के साथ मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया और साथ ही घायलों के लिए भी यहाँ पर धनराशि का ऐलान किया गया है। और आगे बढ़ते खबरों में, वृंदावन के केसी घाट के पास यमुना नदी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मृतकों के 10 शवों का एक साथ पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद सभी पार्थिव शरीरों को एम्बुलेंस के जरिए उनके गृह जनपदों के लिए रवाना कर दिया गया है। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। अस्पताल और पोस्टमार्टम गृह के बाहर मातम का माहौल देखने को मिला। और आगे बढ़ते खबरों में, अमरोहा जनपद के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव पीतमपुर में अंधविश्वास का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सांप के डसे एक किशोर की जान पर बन आई। जानकारी के अनुसार किशोर खेत में भूसा निकालने गया था और तभी उसे सांप ने डस लिया, जिससे वो अचेत हो गया। परिजनों ने उसे तुरंत इलाज ले जाने के बजाय झाड़फूंक और टोटकों का सहारा लिया। अंधविश्वास में डूबे परिजनों ने किशोर को गंगा के बहते पानी में बांधकर उसका इलाज करने की कोशिश की। उनका मानना है कि इससे सांप का जहर उतर जाएगा। बताया जा रहा है कि किशोर को गंगा में बांधकर रखा गया और परिजन वहीं बैठकर उसके ठीक होने की उम्मीद करते रहे। और अब खबर हरियाणा के यमुनानगर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। ये कार्रवाई दिलबाग सिंह की फैक्ट्री पर कुछ दिन पहले हुई फायरिंग के मामले में की गई है। पुलिस को सूचना मिली कि इस वारदात में शामिल आरोपी कंजनू नहर की पटरी के पास देखे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की है और संदिग्ध बाइक सवार युवकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी गोलाबारी की और दोनों ओर से 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी हर्ष अभिषेक निवासी कुरुक्षेत्र के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा आरोपी घायल हो गया है। और आगे बढ़ते खबरों में, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अपने निवास पर आयोजित कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया है। पटवारी ने आरोप लगाया कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश और देश के किसानों के साथ केवल छल किया है। उनकी आय दोगुनी करने का दावा सदी का सबसे बड़ा झूठ है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि 11 से 13 अप्रैल तक रायसेन में भव्य उन्नत कृषि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य किसानों की आय को केवल अनाज उत्पादन तक सीमित न रखकर तकनीकी और विविध कृषि माध्यमों से बढ़ाना है। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। जबलपुर में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 10 अप्रैल को डॉक्टर हैनीमैन की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में होम्योपैथी तेजी से लोकप्रिय हो रही है और ये कई बीमारियों के उपचार में कारगर साबित हो रही है। आज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश राज्य शाखा के द्वारा डॉक्टर हनीमैन की 271वीं जयंती को बड़े धूमधाम से जबलपुर में मनाया जा रहा है। हमारे जबलपुर के सभी सम्मानीय होम्योपैथ यहाँ पे आज इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिए हैं और हम सब लोग मिल करके होम्योपैथी के विकास और विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमारा NCH नेशनल होम्योपैथिक काउंसिल आज पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम लोग होम्योपैथी पखवाड़ा के तौर पर लोगों तक जन जन तक हम होम्योपैथी के विस्तार और विकास की बात कर रहे हैं। आज हम लोग संगठित होकर के 10 अप्रैल को डॉक्टर हैनीमैन साहब का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में हमारे डॉक्टर्स संगठित हुए हैं और बड़े उत्साह के साथ गीत संगीत के साथ इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। धन्यवाद। नाम डॉक्टर ज्ञानचंद आत्मा। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जबलपुर में सन 1978 से क्रियाशील है और तब से लेकर आज तक हम लोग हर 10 अप्रैल को हैनीमैन जयंती मनाते हैं, जो कि हैनीमैन हमारे होम्योपैथी के जनक रहे हैं, प्रवर्तक रहे हैं। यद्यपि उनका जन्म जर्मनी में हुआ, लेकिन आज भारत में सबसे ज़्यादा होम्योपैथी प्रचलित है। और आगे बढ़ते खबरों में खबर उज्जैन से है, जहां उज्जैन में बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम भागीरथ को 22 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया भी नहीं जा सका। मासूम कल रात करीब 8 बजे बोरवेल में गिर गया था और करीब 70 फीट गहराई में पानी के बीच फंस गया था। बचाव के लिए NDRF, SDRF सहित उज्जैन, इंदौर, भोपाल और हरदा की टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। कल देर शाम को जैसा आपको विदित है, यहाँ पे राजस्थान के पाली जिले से जो परिवार आए हुए थे वो मवेशियों के साथ जो है यहाँ विगत 4-5 दिवस से यहाँ रह रहे थे और शाम के समय, देर शाम के समय किसी मवेशी से ये जो बोरवेल था उसके ऊपर का जो ढक्कन है वो हट गया था समूह, और उसके बाद जो है बच्चा दुर्भाग्यवश में लग गया। और हमारे सारे निर्माण एजेंसी के साथियों ने, अधिकारी, कर्मचारी और उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सभी ने इसमें बहुत मेहनत करी। सभी ने अपने अपने प्रयास और के माध्यम से ये, जैसा हमने चाहा था कि जितनी जल्दी हो सके हम इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन को संपन्न कर सकें, किया गया। बच्चे को अभी रिकवर किया गया है, क्योंकि भीड़ भाड़ की स्थिति थी तो सबसे पहले उसको डॉक्टर्स की टीम ने, CMHO साहब स्वयं उपस्थित थे, एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल रवाना किया गया। हम सब भी वहीं जाएंगे और उसके बाद उसको क्या स्थिति है। और अब खबर मुरैना से है, जहां मुरैना में अवैध रेत उत्खनन रोकने गए वन आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले के मुख्य संदेही और ट्रैक्टर मालिक भाजपा नेता सोनू चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी ट्रैक्टर चालक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी सोनू चौहान ने ये ट्रैक्टर कुछ समय पहले राजस्थान के बूंदी जिले से खरीदा था। ये खरीद नियमानुसार न होकर केवल स्टाम्प पेपर पर गैर कानूनी तरीके से की गई थी। थाना दिल्ली अंतर्गत जो 2 दिन पूर्व एक दुखद घटना हुई थी, जिसमें कि वन आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलने से मृत्यु हुई थी, उसमें पुलिस की टीमें लगातार जो प्रकरण के आरोपी हैं उनकी तलाश कर रही थी। उसी अनुक्रम में एक जो आरोपी सोनू चौहान है, जो कि ट्रैक्टर का मालिक होना ज्ञात हुआ है, वो पुलिस की हिरासत में है और उसको गिरफ्तार किया गया है। और जो घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर था उसको भी पुलिस ने जब्त किया है।
और आगे बढ़ते खबरों में श्रीनगर गढ़वाल के श्रीयंत्र टापू के पास अलकनंदा नदी में एक डंपर फंस गया, जिसमें 2 लोग फंस गए। बताया जा रहा है कि खनन सामग्री लेने के दौरान अचानक जीवी के जल विद्युत परियोजना से पानी छोड़े जाने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे डंपर बीच धारा में फंस गया। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाकर 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। और आगे बढ़ते खबरों में रायपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरटीओ कार्यालय के डेटा एंट्री ऑपरेटर शोभाराम देवांगन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फाइनेंस वाहन के नाम पर ट्रांसफर और कागजात तैयार करने के एवज में 15,000 रुपए की मांग करने का आरोप था। और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में 12 अप्रैल 2026 को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले आईपीएल मैच को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एयरपोर्ट पहुंची, जहां से वो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुई। टीम के आगमन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। को लेकर के लखनऊ सुपर यहां पहुंच चुकी है। भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ एयरपोर्ट से वह निकली है, अभी थोड़ी देर पहले यहां से निकली है। आपको दिखा सकते हैं उनकी गाड़ियां अभी यहां खड़ी हैं। कुछ लोग अभी खिलाड़ी आने हैं, जिनको लेकर के अभी कुछ ही देर में यहां से भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना होगी। जो 12 तारीख को ये आईपीएल खेला जाएगा गुजरात और लखनऊ के बीच में, उसको लेकर के ये टीम लखनऊ पहुँची है। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और अब खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में सेंट्रल मार्केट की सीलिंग कार्रवाई के विरोध में शहर के कई बाजार बंद रहे। आवास विकास परिषद द्वारा 44 भूखंडों को सील किए जाने के खिलाफ संयुक्त व्यापार संघ के आह्वान पर व्यापारियों, वकीलों और स्कूल संगठनों ने बंद का समर्थन किया। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र के पनकी रोड पर चौकी से कुछ दूर पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। करीब 30 से 40 युवकों ने एक दूसरे पर थप्पड़ और घूंसे बरसाए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान सड़क पर ट्रैफिक भी बाधित रहा और जाम भी लग गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।